हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी हिंदी व्यवहारिक हिंदी को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी यूनिट 2 को करने वाले हैं। मैंने यूनिट 1 पहले ही कवर करा दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलती रहे। तो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग और अनुभव लेखन। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग देखेंगे, जिसके अंदर जैसे कि अस्पताल में हिंदी का प्रयोग, बाज़ार में हिंदी का प्रयोग, मॉल में हिंदी का प्रयोग और मंडी में हिंदी का प्रयोग। उसके बाद हम देखेंगे अनुभव लेखन, मतलब कि हिंदी में बाज़ार दौरे का अनुभव लेखन और दार्शनिक स्थल भ्रमण का अनुभव लेखन और क्रिकेट मैच का अनुभव लेखन। तो ये सारी टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो अब प्रस्तावना से शुरू करते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत अलग अलग तरह के लोगों और संस्कृतियों का देश है, जहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। इस विविधता वाले देश में हिंदी एक ऐसी भाषा है जो लोगों को आसपास में जोड़ने का काम करती है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया ही नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक पुल की तरह है, जो अलग अलग भाषा और इलाके और समाज के लोगों को एक साथ लाती है। इस पाठ में हम संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के अलग अलग रूपों के बारे में बात करेंगे। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि भाषा कितनी बड़ी है और अलग अलग जगहों पर कैसे इस्तेमाल की जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा है, मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, और करोड़ों लोगों की पहली या दूसरी पसंद भी भाषा है। मतलब कि हिंदी जो है वो करोड़ों लोगों की पहली या दूसरी पसंद है। ठीक है, ये सिर्फ स्कूल या कॉलेज या सरकारी कामकाज या मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रोज़ाना की ज़िंदगी में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हिंदी का ये फैलाव दिखता है कि ये कैसे अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के साथ घुल मिल गई है। इसी वजह से हिंदी सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि देश की एकता का एक प्रतीक भी बन गई है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हम अब देखेंगे सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग। तो सार्वजनिक स्थानों में हिंदी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये एक व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक परिस्थिति का हिस्सा है। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों में जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, बाजार, मॉल, मंडी आदि में हिंदी का प्रयोग अत्यधिक रूप से होता है, जो दैनिक व्यापार या सूचना आदान प्रदान करना और सामाजिक अंतःक्रिया को आसान बनाता है। ठीक है, इन स्थानों पर हिंदी का प्रयोग समाज में समृद्धि और एकता को बढ़ावा देता है, और साथ ही साथ जहां आधिकारिक भाषा और स्थानीय बोली वो का मेल होता है। मतलब कि इसके परिणाम स्वरूप, मतलब कि इसके रिजल्ट में हिंदी सिर्फ संवैधानिक या प्रचार प्रसार की एक भाषा के रूप में ही नहीं है, बल्कि एक समृद्ध और सामाजिक समृद्धि का भी स्रोत बन जाती है। इसे प्रयोग के माध्यम से हम संवाद, ज्ञान और विमर्श में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट में हम अलग अलग सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग देखेंगे। तो सबसे पहला है अस्पताल में हिंदी का प्रयोग। तो अस्पताल में हिंदी भाषा जनता की बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी सूचनाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मतलब कि हिंदी भाषा के थ्रू ज़्यादातर अस्पतालों में बातचीत होती है इंडिया के अंदर। अस्पताल जो स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र है, उसमें हिंदी का प्रयोग किसी भी स्थिति में महत्वपूर्ण है। ये हिंदी के माध्यम से सही समझदारी और आत्मविश्वास से भरपूर रूप से व्यक्ति अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। मतलब कि हिंदी में बातचीत करके, मतलब वो ईजिली कंफर्टेबल होकर इस लैंग्वेज में बात कर सकता है इंडिया के अंदर अस्पतालों में। और स्पेशली जब दवाओं की जानकारी के बारे में बात करनी हो या फिर कोई भी निर्देशकों को स्पष्ट विवेचन हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, तो अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगी के साथ संवाद को सुधारने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। इस संदर्भ में अस्पतालों में हिंदी का सशक्त प्रयोग कैसे हो सकता है, इसी पर विचार करेंगे। वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की समझ में सुधार के लिए हिंदी में विवेचन और स्वास्थ्य सलाहकारों की भाषा का सुधार और रोगियों से संपर्क करते समय हिंदी के सही प्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अस्पताल में हिंदी का प्रयोग का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो स्वास्थ्य सेवाओं को सामाजिक रूप से पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, और यहाँ
न केवल रोगियों को सही सलाह प्रदान करने में सहायक होता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास भी दिलाता है कि उन्हें उनकी भाषा में सही सेवा मिल रही है। ठीक है। अब अस्पताल में हिंदी का प्रयोग रोगियों की समझ में सुधार करता है। रोगियों को उनकी समस्याओं को सही जवाब मिलने में मदद होती है जब उन्हें उनकी भाषा जब उन्हें उनकी मातृभाषा में जानकारी दी जाती है। तो अस्पताल में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख वाक्य हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, दूसरा आपको कहाँ दर्द हो रहा है, तीसरा कृपया अपना नाम बताइए, या फिर चौथा आपकी उम्र बताइए। इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है, हिंदी में बोले जाते हैं अस्पताल के अंदर। ओके। अब दूसरा है बाजार में हिंदी का प्रयोग। तो बाजार जो हमारे दैनिक और आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब कि हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बाजार। तो यहाँ पे हिंदी का प्रयोग बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ हिंदी का प्रयोग हम अलग अलग तरह से, मतलब कि लोगों के साथ बातचीत करने के लिए, संवाद स्थापित करने में ये हमें हेल्प करता है और अलग अलग वर्गों को समृद्ध और सामाजिक एकता में बांधता है। अब बाजार में हिंदी का प्रयोग एक सामाजिक मेल जोल का माध्यम है, जो अलग अलग क्षेत्रों और वर्गों के लोगों को एक साथ मिलकर चलने का तरीका बनाता है। ये हिंदी न केवल एक भाषा है, बल्कि एक भाषा है जो समृद्ध और विविधता और एकता को बढ़ावा देती है। अब बाज़ार में प्रयोग होने वाले कुछ वर्ड्स, जैसे कि कुछ वाक्य, जैसे नमस्ते, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, दूसरा कृपया यहाँ बैग देखें, और तीसरा कि इस बार सेल में क्या लिया जा सकता है, और चौथा कि आपको कौन सा रंग पसंद है, ठीक है, या फिर ये साड़ी किस ब्रांड की है और इसका क्या मूल्य है। इस तरीके के क्वेश्चंस हिंदी में पूछे जा सकते हैं बाज़ार के अंदर, जो यूज़ करे जाते हैं मोस्टली। ओके। इसके बाद है मॉल में हिंदी का प्रयोग। तो मॉल एक आधुनिक खरीदारी का केंद्र है, जहाँ लोग अलग अलग ब्रांड्स और वस्तुओं का चयन करते हैं, मतलब कि उन्हें अलग अलग चीज़ों को लेते हैं। यहाँ समृद्ध और विशालता और विविधता का एक प्रतीक है। ठीक है। मॉल में हिंदी का प्रयोग एक ऐसी भाषा का रूप बनता है जो विभिन्न वर्गों और समृद्ध के साथ हमें एक साथ आने का अवसर देता है। मॉल के माध्यम से हिंदी में संवाद करना हमें आपसी समझ और सामाजिक समृद्धि और एकता का अनुभव कराता है। ठीक है। और मॉल में हिंदी का प्रयोग विशेषकर अलग अलग भाषाओं के लोगों के बीच एकता और साधन होता है, मतलब कि यहाँ व्यापारिक संवाद और ग्राहक सेवा और विभिन्न ब्रांडों के स्थानीय विपणन के साथ हिंदी में सहज और सुबोध होता है। मतलब कि अब यहाँ पर अगर हम देखें मॉल में प्रयोग होने वाले कुछ हिंदी के प्रमुख वाक्य, जैसे कि शोरूम के बाहर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, और दूसरा ये हो सकता है कि इस कपड़े का मैचिंग साइज़ कहाँ है, और तीसरा हो सकता है कि आपको इन ब्रांडेड जूतों में से कौन से चाहिए, या फिर कृपया इस जूते के और रंग दिखाइए, या फिर सेल आइटम्स में क्या क्या है। इस तरीके के वाक्य। ओके। अब इसके बाद है मंडी में हिंदी का प्रयोग। तो मंडी जो अनाज और सब्जियों और फलों का क्रय विक्रय केंद्र होती है, इसमें हिंदी का प्रयोग एक महत्वपूर्ण और सामाजिक रूप से प्रचलित भाषा है। यहाँ ग्राहकों और जो खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच विभिन्न संवादों के माध्यम से हिंदी का प्रयोग होता है। और मंडी हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, और यहाँ हिंदी का प्रयोग विभिन्न रूप में होता है। ग्राहकों, खुदरा व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच संवाद में हिंदी एक सामाजिक सांस्कृतिक मेल जोल का स्रोत बनती है। अब देखें तो मंडी में प्रयोग होने वाले हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य, जैसे कि नमस्ते, आपको किस अनाज की तलाश है, या दूसरा कृपया इस सब्जी का दाम बताएं, या फिर तीसरा यहाँ सभी सब्जियां ताज़ी हैं, या चौथा इस फल की खुशबू लाजवाब है, या फिर कृपया लहसुन दिखाएं, या फिर इस दुकान का अनाज शानदार है। इस तरीके के वाक्य। तो आगे अब हम देखते हैं अनुभव लेखन। तो अनुभव लेखन की बात करें तो व्यक्ति का अनुभव उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और इसे व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है अनुभव लेखन। अनुभव लेखन के अंदर हम अपना अनुभव लिखते हैं, मतलब कि अनुभव लेखन का महत्व उसके विचार, भावनाओं और अनुभूतियों को दूसरों के साथ साझा करने में है। ठीक है। अच्छे अनुभव लेखन के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने अनुभवों को सही तरीके से दर्ज करने की आदत डालनी चाहिए, और व्यक्ति में अपनी भावनाओं को भाषा में व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि पाठक उसकी भावनाओं को सहजता से समझ सके, मतलब कि आसानी से समझ सके। अच्छे अनुभव लेखन की एक विशेषता यह है कि
व्यक्ति को अपनी भावनाओं को सहज भाषा में प्रस्तुत करना आना चाहिए। व्यक्ति को अपने अनुभवों की गहराइयों में झांककर और उन्हें सरल शब्दों में बदलकर पाठकों को सीधे रूप से संवेदनशीलता का अनुभव कराना महत्वपूर्ण होता है। और एक अच्छे अनुभव लेखन में व्यक्ति को विस्तार पूर्वक और सुव्यवस्थित रूप से अपने अनुभवों का वर्णन करना चाहिए और अधिक विवरण और सुधार के साथ पाठक अच्छे से उसके अनुभव की गहराइयों में समाहित हो सकता है। और अनुभव लेखन में व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसकी भाषा रुचिकार और अभिव्यक्तिगत से भरपूर होनी चाहिए। साथ ही उसे पाठकों के साथ अपना अनुभव साझा करने की उत्साह भी बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो अनुभव लेखन के अंदर सबसे पहले है हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन। तो बाजार का अनुभव अनेक प्रकार के मामलों में हमें सिखाता है। ये एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग ढंग से होता है। मतलब कि मेरे बाज़ार का अनुभव भी यही कुछ है। पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर जो हीरो वीरों और मंदिरों की नगरी के रूप में अपनी ऐतिहासिक महत्व और प्राचीन संस्कृति के साथ प्रसिद्ध है। पिछले महीने मैंने पन्ना के चौक बाजार, जो इस शहर की विविधता और जीवंत का प्रतिबिंब है, उसमें घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त किया। अब पन्ना के चौक बाजार में पहुंचते ही मुझे वहां की रोटी सब्जी की महक और गलियों में गूंजती हुई बाजार के हलचल से अच्छा अनुभव हुआ। मैंने वहां से अपनी रसोई के लिए आवश्यक सामान की खरीदारी की। चावल, दाल, मसाले और तेल के डिब्बे और अन्य सामान की खरीदारी ने मुझे यादगार अनुभव प्रदान किया। बाज़ार में एक मोबाइल दुकान पर गया और मैंने मोबाइल की स्क्रीन गार्ड बदलवाई। अब वहाँ पे बदलवाने के लिए वहाँ के मोबाइल टेक्नीशियन की हेल्प ली, तो उन्होंने मेरी मदद की। मेरे एक दोस्त ने मुझे बाज़ार के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट किया था। मैं वहाँ बैठे और अलग अलग व्यंजनों का आनंद लिया। थोड़ी देर पहले ही हल्की सी बारिश के कारण वहाँ की हवा में धूली मिट्टी की खुशबू आने लगी और स्थानीय व्यंजनों की खुशबू ने हमारे मन को आनंदित कर दिया। तो ये था उनका बाजार में अनुभव। इसके बाद है दार्शनिक स्थल भ्रमण का अनुभव लेखन। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझगांव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुजराओ एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्ध का केंद्र है। पिछले रविवार मैंने खजुराहो की यात्रा की, जो मेरे लिए एक अत्यंत सुखद अनुभव साबित हुई। खजुराहो पहुंचकर पहला दृश्य ही मनोहारी था। खजुराहो में मंदिरों का शानदार अभिनव आकार और विशालता स्थिर मनोहर कर रहे थे। स्थल के ऐतिहासिक मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में विख्यात है। इन मंदिरों की शिल्पकला और सौंदर्य और विस्तार से बनाई गई अद्भुत विमानों ने मुझे आश्चर्यचकित किया। सबसे पहले मैंने खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर की यात्रा की। यहाँ मंदिर खजुराहो के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। मंदिर की इस शिल्पकला में विरासती, स्थानीय और विदेशी शैलियों की अद्वितीय संगम दिखाई देता है। मंदिर के प्रमुख गोपुर और मुख्य मंदिर ने मेरे मन को शांति और ध्यान में कर दिया। इसके बाद मैंने खजुराहो के अन्य प्रमुख मंदिरों की यात्रा की, जैसे कि कांद्रीय महादेव मंदिर और चिरकुट मंदिर। हर मंदिर का अपना एक महत्व है और विशेषता है, जो इन्हें और अधिक आकर्षक बनाती है। तो ये था इनका अनुभव। तो इस चैप्टर में यही सब था। ये अनुभव के बारे में हमने पढ़ लिया और स्टार्टिंग में जो था वो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 3, जिसमें हम देखेंगे बैंकों और कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो इसके अंदर हमें देखना है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। उसके अंदर हम खाता संबंधी शब्दावली देखेंगे, लेन देन संबंधी और ऋण संबंधी और बैंकिंग संबंधी शब्दावली। ठीक है, तो कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रस्तावना से। तो इस चैप्टर के अंदर हम बैंकों और दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले खास शब्दों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। दफ्तर मतलब ये ऑफिस। तो आज के आधुनिक और टेक्नोलॉजी वाले दौर में बैंकिंग और ऑफिस का काम काफ़ी पेचीदा हो गया है और इसमें कई विशेष शब्दों का प्रयोग होता है। यह पाठ न केवल उन शब्दों का मतलब और इस्तेमाल समझाएगा, बल्कि उनके पीछे के नियमों
और कामकाज के तरीकों को भी स्पष्ट करेगा। तो क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक और ऑफिस के कामकाज की जानकारी होना सिर्फ एक्सपर्ट के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों, छात्रों और नई नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस जानकारी से आप अपने रोज़ाना के बैंक और ऑफिस के कामों को तेज़ी से और कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। और दूसरा, अलग अलग बैंकिंग स्कीमों और सेवाओं को चुनने में आपको मदद मिलेगी। तो इस पार्ट के ज़रिए हम इन विषयों पर बात करेंगे, जैसे कि पैसे का बाज़ार मतलब कि फाइनेंशियल मार्केट्स और बैंकिंग सिस्टम, और कर्ज मतलब लोन, और निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, और खाता संभालना मतलब कि अकाउंट मैनेजमेंट और इंटरनेट बैंकिंग। इसके अलावा हम आज के डिजिटल ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले नए शब्दों को भी समझेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो बैंकों की बात करें तो बैंकिंग सेवाएं आजकल हमारे रोजगार की जीवन शैली में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में सहायक होती हैं और लोगों के वित्तीय रूप से काफ़ी मदद करते हैं। इसके साथ ही हिंदी भाषा का प्रयोग इस क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली बैंकिंग क्षेत्र की विशेषताओं और सेवाओं को समझाने में मदद करती हैं और लोगों को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में ये सहायक होती हैं। ठीक है, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली एक विशेषज्ञता और सुरक्षा के आदर्शों को बनाए रखने में एक माध्यम बनती है। इसमें वित्तीय लेन देन और खाता प्रबंधन और ऋण सेवाओं सहित अन्य बैंकिंग कार्यों से जुड़े शब्दों का समृद्ध भंडार होता है। ठीक है, ये शब्दावली लोगों को बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी में सही समझ और सुरक्षा के स्तर पर जागरूकता प्रदान करती है। ओके, बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व की बात करें तो बैंकों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि ये वित्तीय व्यवसाय की भाषा को सरल और स्पष्ट रखता है। ठीक है, और विभिन्न वित्तीय संबंधों के बारे में सुझाव देने और समझाने में सहायक होता है। और ये शब्दावली वित्तीय सेवाओं, लेन देन, बैंकिंग उत्पादकों और अन्य वित्तीय क्रियाओं की समझ को बढ़ाती है और सामान्य लोगों को इस विशेष क्षेत्र में सचेत करती है। तो इस पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग वित्तीय संबंधों में स्थिति की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति बैंक से संपर्क करता है तो उसे सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। तो पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से व्यक्ति बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सही तरीके से संवाद कर सकता है और अपनी आवश्यकताओं को समझा सकता है। ठीक है, तो हिंदी से क्या होगा कि बोलचाल में आसानी होगी, मतलब कि जो ग्राहक है उसको जो बैंक में लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात करने में आसानी होगी, उससे अपनी प्रॉब्लम समझाने के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम देखें खाता संबंधी शब्दावली, मतलब कि क्या जो हिंदी वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं बैंक के अंदर, जैसे कि सेविंग अकाउंट को बचत खाता बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्तिगत बचत होती है, मतलब कि व्यक्तिगत बचत के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ये खाता होता है, जिसमें जमा राशि पर ब्याज मिलता है और ये एक सुरक्षित और लाभकारी विकल्प होता है। दूसरा, करंट अकाउंट को बोलते हैं चालू खाता। तो व्यापारियों और व्यवसायी संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाला खाता होता है ये, जिसमें बड़ी मात्रा में लेन देन की सुविधा होती है। इसमें न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता होती है और यह लेन देन के लिए अधिक उपयोग होता है। ठीक है, अब तीसरा होता है फिक्स डिपॉजिट, सावधि जमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ निश्चित समयावधि के लिए बैंक में जमा की गई राशि होती है जिस पर नियत ब्याज मिलता है। ठीक है, ये एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो ब्याज की दृष्टि से भी अच्छा हो सकता है। चौथा होता है आवर्ती जमा, जिसे बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट। तो इस आवर्ती जमा मतलब कि इसे आवर्ती जमा भी कहते हैं और ये नियमित अंतराल पर निश्चित राशि जमा करने की सुविधा है, जिस पर अंत में ब्याज सहित पूरी राशि वापस मिलती है। यहाँ वित्तीय योजना एक सुरक्षित और निर्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अच्छा विकल्प है। ठीक है, उसके बाद आती है जैसे लेन देन संबंधी शब्दावली, जिसमें यूज़ करते हैं नेफ्ट वर्ड को, मतलब कि नेफ्ट होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि को ट्रांसफ़र करने की विधि होती है ये। ठीक है,
दूसरा होता है RTGS, तो ये होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसमें क्या होता है कि उच्च मूल्य के लेन देन के लिए वास्तविक समय अंतराल में धनराशि को ट्रांसफ़र की सुविधा। ठीक है। अब दूसरा है मतलब कि तीसरा है IMPS, मतलब कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके अंदर मोबाइल, इंटरनेट और ATM के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण मतलब कि ट्रांसफ़र की सेवा इसके अंदर होती है। ठीक है। दूसरा है चेक, तो एक बैंकिंग दस्तावेज जिसके माध्यम से खाता धारक बैंक को निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश देता है। ओके। उसके बाद तीसरी आती है ऋण संबंधी शब्दावली। इसके अंदर ऐसे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं गृह ऋण मतलब कि होम लोन, जिसके अंदर मकान या फिर अपार्टमेंट खरीदने के लिए लिया गया ऋण होता है। उसके बाद होता है व्हीकल लोन, जिसको बोलते हैं वाहन ऋण, जहाँ पे मतलब कि जो वाहन खरीदने के लिए लिया गया होता है ऋण। और शिक्षा ऋण मतलब कि एजुकेशन लोन, जो उच्च शिक्षा के लिए लिया गया ऋण होता है। ऐसे ही व्यापार ऋण, व्यक्तिगत ऋण, कृषि ऋण और ऋण सुविधा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इस तरीके से मतलब ये शब्दावली होती है हिंदी में ऋण संबंधी। ओके। अब इसके बाद आती है बैंकिंग संचालन संबंधी शब्दावली। इसके अंदर होती है जैसे कि KYC। KYC क्या होती है? नोन योर कस्टमर, तो ग्राहक की पहचान और पते का सत्यापन करने की प्रक्रिया होती है ये। दूसरा होता है CRS, जो कि होती है कस्टमर रिलेशनशिप समरी, मतलब कि बैंक और ग्राहक के बीच संबंधों को सारांश। अब तीसरा है ATM तो हम सबको पता है, तो स्वचालित मशीन जो कि नकदी निकासी और जमा और अन्य बैंकिंग सेवा प्रदान करती है हमें। और चौथी होती है डिजिटल बैंकिंग, मतलब कि इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के माध्यम से किए गए बैंकिंग लेन देन। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है इंटरनेट बैंकिंग, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक सेवाओं का उपयोग करना। फिर सिक्स्थ है मोबाइल बैंकिंग, मतलब कि स्मार्टफोन एप्लीकेशंस के थ्रू मतलब कि द्वारा बैंक सेवाओं का उपयोग करना। अब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है इसका कार्यालयों में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली। तो कार्यालय परिवेश में हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है। जो किसी भी संगठन या कार्यालय के संचार, प्रबंधन और पेशेवरता को सुनिश्चित करने में आधार प्रदान करती है। ओके। तो ये शब्दावली सटीकता और सुगमता के साथ संबंधित होती है, जिससे संगठन की गतिविधियों में सुधार होता है और सहजता से संबंधित जानकारी पहुंचती है। ठीक है। इस अनुसंधान में हम कार्यालय में प्रचलित हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के अलग अलग पहलुओं को देखेंगे, जिसके अंदर आते हैं प्रशासनिक, तकनीकी और मानव संसाधन और वित्तीय शब्दावली शामिल है। तो सबसे पहले हम प्रशासनिक को देख लेते हैं। तो प्रशासनिक शब्दावली की बात करें तो कुछ शब्द हैं जिनका उपयोग संगठन के संचार और प्रबंधन के क्षेत्रों में होता है, ताकि कर्मचारी और जो नेतृत्व सही से समझ सकें, मतलब कि कार्यों को संचालित कर सकें। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कार्यालय प्रमुख, मतलब कि ऑफिस हेड। किसी संगठन या विभाग के प्रमुख को कार्यालय प्रमुख कहा जाता है, जो संगठन की समग्र गतिविधियों की निगरानी करते हैं और निर्णय लेते हैं। दूसरा है आदेश, मतलब कि ऑर्डर, तो एक आधिकारिक निर्देश या आज्ञा जो किसी कार्य को करने या ना करने के लिए दी जाती है। तीसरा होता है सर्कुलर, को बोलते हैं परिपत्र, तो कार्यालय या संगठन के सभी सदस्यों को सूचना या निर्देश प्रसारित करने के लिए जारी एक आधिकारिक पत्र होता है परिपत्र। और चौथा होता है प्रतिवेदन, मतलब कि रिपोर्ट, तो किसी कार्य या फिर प्रयोजन या अध्ययन के परिणामों या निष्कर्षों का लिखित विवरण, इसको बोलते हैं प्रतिवेदन। अब पांचवा होता है संविदा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट, तो दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी भी कार्य को करने या ना करने के संबंध में किया गया लिखित समझौता, उसको बोलते हैं संविदा। ओके। दूसरा होता है हमारा परीक्षण संबंधी शब्दावली। तो परीक्षण के अंदर आता है मतलब कि ट्रेनिंग, तो एक कार्य या कौशल को सिखाने के लिए दी जाने वाली शिक्षा या सिखाने की प्रक्रिया, उसको बोलते हैं परीक्षण। अब दूसरा है निर्देशक शिक्षक, मतलब कि जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक व्यक्ति जो किसी को कुछ सिखाने का कार्य करे और उसे प्रशिक्षण प्रदान करे, तो वो होता है निर्देशक शिक्षक। उसके बाद होता है मानक, मतलब कि स्टैंडर्ड, एक निर्धारित स्तर या माप का
सेट, जिसे परीक्षण में मापक स्वरूप के रूप में उपयोग किया जाता है। ओके, अब इसके बाद है तकनीकी शब्दावली। तो तकनीकी शब्दावली उन शब्दों का समूह होता है जो किसी संगठन में तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के बीच संवाद को सुगम बनाता है। इसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्किंग जैसे शब्द शामिल होते हैं जो संगठन की तकनीकी आधारभूतता को समझाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि बायोमेट्रिक्स। तो बायोमेट्रिक्स क्या है? एक प्रौद्योगिकी जिसमें व्यक्ति की शारीरिक या संवैधानिक विशेषताएं जैसे कि उंगलियों की छाप या मुंह की छवि या फिर नेत्रीय रेटिना का स्कैन किया जाना ताकि उससे पहचाना जा सके, ये सब इसके अंदर शामिल होते हैं। अब दूसरा होता है IoT, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके अंदर क्या है कि एक तकनीकी प्रणाली जिसमें विभिन्न उपकरणों और उनके साथ जुड़े हुए नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संवाद कर सकते हैं और डाटा साझा कर सकते हैं। इसके बाद है क्रिप्टो करेंसी। तो ये क्या है? एक डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न होने वाली धनराशि जो क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित है और केंद्रीय संगठन द्वारा नियंत्रित नहीं है। उदाहरण बिटकॉइन। ठीक है, अब चौथा है रोबोटिक्स। इसका मतलब है कि एक मशीनी या स्वयंसेवी सिस्टम जो आत्मनिर्भरता और स्वायत्तता के साथ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, जिससे सुधारित तकनीकी उपकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, उदाहरण बिटकॉइन। अब पांचवा है हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मानव बुद्धिमत्ता को मिमिक, मतलब कि नकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया सिस्टम और प्रोसेस वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, 6 है हमारा न्यूरल नेटवर्क। ये एक तकनीकी प्रणाली है जो मानव मस्तिष्क के तांत्रिक विन्यास को मिमिक, मतलब कि नकल करने का प्रयास करती है और इसका उपयोग अधिकांश मशीन लर्निंग में होता है। ठीक है, अब इसके बाद है प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली। तो प्रशासनिक संचार संबंधी शब्दावली संचार और प्रबंधन क्षेत्र की अद्भुतता को संवैधानिक रूप से व्यक्त करती है। इसमें संचार का अर्थ है जानकारी को प्रस्तुत करना और प्राप्त करना। ओके, और समझना और सुनना। शब्दावली में उदाहरण रूप से साक्षरता, आदर्श और नेतृत्व और समर्पण, सहयोग और प्रतिक्रिया और वहनीयता और व्यावसायिक संबंध और संबंधित शब्द शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये शब्दावली प्रशासनिक क्षेत्र में सशक्त और सुगम संचार को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रशासनिक संचार शब्दावली के कुछ उदाहरण हैं जैसे कि संचार, मतलब कि जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संचार कहा जाता है। दूसरा है तकनीकी संचार, मतलब कि विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में जानकारी को स्पष्ट रूप से समझाने और साझा करने की प्रक्रिया को तकनीकी संचार कहा जाता है। दूसरा है समाचार पत्रिका पत्र, मतलब कि न्यूज़ लेटर। किसी संस्थान की सभी नवीनतम जानकारी को सभी कर्मचारियों तक पहुंचाने के लिए एक समाचार पत्रिका तैयार की जाती है। और फोर्थ है हमारा विकास कार्यक्रम, मतलब कि डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कर्मचारियों को नए कौशल और नौकरी से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाते हैं। ठीक है, और फिफ्थ है टीम बिल्डिंग, मतलब कि कर्मचारियों के बीच समर्थन और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए टीम बिल्डिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ओके, अब इसके बाद है कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी शब्दावली। तो कार्यक्रमों के आयोजन संबंधी शब्दावली में आयोजन का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले कार्यक्रम को सूचित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता, मतलब कि इसमें सेमिनार और प्रदर्शनी, समारोह, उद्घाटन समारोह और विकास कार्यक्रम, ठीक है, इस तरीके की शब्दावली यूज़ होती है। ठीक है, जिसके अंदर आता है आयोजन, मतलब कि इवेंट, एक विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाले किसी भी कार्यक्रम को आयोजन कहा जाता है। दूसरा होता है समारोह, मतलब कि सेलिब्रेशन, मतलब कि विशेष अवसरों की खुशी में या महत्वपूर्ण घटनाओं को उत्सव के रूप में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम वो होते हैं। दूसरा होता है महोत्सव और संगोष्ठी सम्मेलन, मतलब कि कॉन्फ्रेंस, विशेष विषयों पर विचार विमर्श के लिए विशेषज्ञों और रुचि रखने वालों को एकत्र करने के लिए आयोजित सम्मेलन
और फिफ्थ होता है हमारा कार्यशाला, मतलब कि वर्कशॉप, किसी विषय पर आधिकारिक ज्ञान प्राप्त करने और कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, इसके बाद है मीडिया संबंधी शब्दावली। तो मीडिया के अंदर जो शब्द यूज़ करे जाते हैं जैसे कि समाचार, जानकारी, विचार, मनोरंजन, तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करे जाते हैं इसमें। तो सबसे पहले समाचार मतलब कि न्यूज़, तो नवीनतम घटना और जानकारियों का स्रोत जिसे मीडिया विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करता है। दूसरा होता है टीवी चैनल, तो विभिन्न विषयों पर चर्चा और समाचार और मनोरंजन प्रदान करने वाला चैनल। अब तीसरा है पत्रकारिता, मतलब कि जर्नलिज्म, जिसके अंदर सत्य, न्याय और सार्वजनिक हित की रक्षा करने के लिए समाचार प्रदान करने की कला और विज्ञान। ठीक है, अब फोर्थ है ऑनलाइन मीडिया, इंटरनेट पर उपलब्ध समाचार, लेख और वीडियो का ये समृद्धीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद है सोशल मीडिया, तो इंटरनेट पर लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ाने वाले प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ऐसे। ठीक है, इसके बाद है हमारा मानव संसाधन संबंधी शब्दावली। तो मानव संसाधन संबंधी शब्दावली से संगठन के कर्मचारियों के बीच संवाद को सुनिश्चित करने का कार्य होता है। ठीक है, इसमें कर्मचारी नियुक्ति और वेतन, प्रदर्शन, मूल्यांकन जैसे शब्द शामिल होते हैं जो संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण जैसे नौकरी विवरण, मतलब कि जॉब डिस्क्रिप्शन, यहाँ संस्था द्वारा एक कर्मचारी की जिम्मेदारियों, योग्यताओं और कार्य क्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वाला दस्तावेज है। ठीक है, फिर दूसरा है भर्ती, रिक्वायरमेंट, मतलब तो नए कर्मचारियों को संगठन में लाने की प्रक्रिया जिसमें उम्मीदवारों का चयन और साक्षात्कार और प्रवेश की प्रक्रिया शामिल होती है। तीसरा है कर्मचारी मुआवजा, मतलब कि एम्प्लॉय कंपेंसेशन, ये सभी नौकरियों के लिए निर्धारित वित्तीय मुआवजे और लाभों को संदर्भित करता है जो एक कर्मचारी को मिलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है हमारा समर्पितता, मतलब कि डेडिकेशन, किसी कर्मचारी की कार्य क्षमता और संगठन में समर्पित होने की मात्रा। अब फिफ्थ है अनुशासन, मतलब कि डिसिप्लिन, एक संगठन में नियमों के शिक्षण और नियमानुसार आचरण को लागू करने की क्षमता। ओके, इसके बाद लास्ट टॉपिक है वित्तीय शब्दावली। तो वित्तीय शब्दावली वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को वित्तीय पारिभाषिक शब्दों को समझाने में मदद करती है। ठीक है, ये शब्दावली बजट, लेखा जोखा और वित्तीय वर्ष और ऑडिट जैसे शब्दों को शामिल करती है जो संगठनों की आर्थिक स्थिति को निर्देशित करने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि बजट। बजट क्या है? बजट संगठन या व्यक्ति की आर्थिक योजना होती है जो निर्दिष्ट समयवादी के लिए आय और व्यय को निर्धारित करती है ताकि सही रूप से वित्तीय प्रबंधन किया जा सके। ओके, दूसरा होता है लेखा जोखा, मतलब कि अकाउंट। तो लेखा जोखा एक संगठन या व्यक्ति के सभी वित्तीय लेन देन को संरचित रूप से रखने और दर्ज करने की प्रक्रिया है। तीसरा है वित्तीय वर्ष, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर। तो वित्तीय वर्ष एक साल की अवधि है जिसका उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्ड्स को एक साथ रखना और आर्थिक प्रगति को मूल्यांकन करना होता है। ओके, दूसरा है हमारा ऑडिट। तो ऑडिट एक निष्पक्ष जांच है जो संगठन के वित्तीय रिकॉर्ड्स की सत्यता और सहीपन की जांच करने के लिए की जाती है। फिर फिफ्थ है हमारा ऋण, मतलब कि लोन। ऋण एक धनराशि है जो किसी संगठन या व्यक्ति द्वारा उधार ली जाती है जिसे समय के साथ वापस करना होता है, आमतौर पर ब्याज के साथ। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर यही था, हमने दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो वीडियो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी आपको इस चैनल पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।